अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की मैथ का जो बेटा बोर्ड का पेपर होगा उसमें आपके 15 MCQs होंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। बेटा ये वीडियो में हमने तमाम के तमाम एक्सरसाइज के जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं MCQs एक जगह इकट्ठे करके फिर उन MCQs को समझा भी दिया है। मतलब आपको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस वो MCQs सुनने हैं। एक तो ये है कि आपकी सारी एक्सरसाइज डन हो जाएगी, दूसरा फिर आपको वो समझ आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बेटा आपको बता दूं, जो बोर्ड की तरतीब होती है हर साल, अब ये नई बुक है लेकिन जो हमारी बोर्ड की तरतीब होती है कि 15 MCQs होते हैं टोटल। उसमें आपके 10 से 12 MCQs एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो है आपकी जो जायज़ा मश्क है उसमें से दिए होते हैं। आपने भी प्री बोर्ड दिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, तो ज़्यादातर यही होता है कि आपके MCQs एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज से ही आते हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे के सारे MCQs ऐसे हैं कि अगर कोई एक दो वैल्यू चेंज भी होती है तो हमने समझा इस तरह दिए हैं, आपको इतने आसान अंदाज से समझाए हैं तो आपको वो समझ भी आ जाएंगे। मतलब हमारे MCQs आने भी बोर्ड में यही हैं और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो बेटा वीडियो आपने पूरी देखनी है तसल्ली से। कोई MCQs इसमें ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो आपने बेटा वीडियो को पूरा देखना है, साथ साथ समझना भी है कि अगर इसका ऑप्शन ए ठीक है तो क्यों ठीक है। सारा आसान अंदाज में समझाया है। तो बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और जो बच्चा इस चैनल पे नया आया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी पेपर तक हम इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करते रहें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला एमसीक्यूज है कि अंडर रूट 7 इज। अब अंडर रूट के अंदर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है, गैर नातिक अदद। ठीक है, तो इसका जवाब गैर इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो देखें पाई एंड ईटा आर। पाई और ईटा भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक आदाद होते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी होगा। अगला देखें, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन एन, मतलब एन है ना, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मिसाल के तौर पर 4 है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। जैसे यहाँ पे 4 हो, तो 4 क्या होता है मेरे बेटा, 2 का 4 है ना। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का स्क्वायर। तो वो कहता है एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मिसाल के वो 3 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 7 हो सकता है। अगर n ये वैल्यू हो तो n का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है, गैर नाते का दर। ठीक है, आगे आगे देखें, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास इनका जवाब भी इर्रेशनल नंबर, गैर नाते का अदद होगा। ठीक है, आगे देखें, फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, मतलब x कोई भी एक नंबर है जो रियल नंबर का सेट है, सेट में से है, तो x इक्वल टू x है, इज कॉल्ड, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अक्सी खासियत। देखो x बिल्कुल x की तरह ही है ना, तो इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, पहला पहला ऑप्शन होगा इसका। उससे आगे देखें, अगर a b c कोई 3 नंबर है, वो बिलोंग करें रियल नंबर को, और a बड़ा हो b से, b बड़ा हो c से, तो a बड़ा होगा c से। इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना बेटा, इसका नाम होता है ट्रांजिटिव मुतादियत। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर बी वाला होगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x इक्वल टू 64। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो x की वैल्यू वो पूछ रहा है क्या होगा, क्या होगी। तो अगर 2 पावर x है मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x हो तो इक्वल टू 64 हो, तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, 2 की पावर x, 8 की पावर x 64, तो इसका जो जवाब बन रहा है वो बन रहा है 3/2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखें, 2 की पावर x कर दें मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर भी 2, क्योंकि यहाँ बेसिस हमें सेम करनी है, तो 8 2 की पावर 3 होती है, तो साथ क्या आ गया, x इक्वल टू 64। तो अब यहाँ पर देखें, 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 पावर ये 3 और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे 3x इक्वल टू क्या हुआ 64।
अब ये बेसेस सेम होगी तो एक दफ़ा बेस लिखकर ऊपर की पावर हम ऐड कर देंगे, इक्वल टू 64। अब देखें यहाँ पर इस 2 की पावर x प्लस 3x इक्वल टू 64 को हम 2 की पावर क्या ले सकते हैं, 6। 2 पावर 6 इज 64। अब बेसिस दोनों की सेम हो गई, तो अब इसका मतलब पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। ये x और ये 3x क्या हो गया हमारे पास, 4x हो गया, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल। x को यहीं रखें, 6 के नीचे 4 को लाके डिवाइड कर दें, कटिंग करें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो इसका आंसर आता है 3/2। तो ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, अगर ए बी बिलोंग करें रियल नंबर को, और a इक्वल हो b के और b इक्वल हो a के, सेम है ना एक दूसरे के, तो इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, तशाकल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगर √75 प्लस √27 किसके इक्वल होगा, तो हम ऐड करते हैं √75 प्लस √27। अब 75 के फैक्टर ले लें आप लोग, तो 75 के फैक्टर 5 1 जार 5 15 जार 75, 5 3 जार 3 1 जार, और 27 के लें तो क्या बनते हैं बेटा, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, और 3 1 जार 3। तो इस क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, इसका इंडेक्स 2 होता है, तो हम जोड़ियां बना लेंगे, ये 5 का स्क्वायर बना लेंगे, ये 3 का स्क्वायर। तो हम 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 बच गया था, 3, इसके ऊपर अंडर रूट डाल दूंगा, प्लस 27 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो बचा हुआ था ये वाला 3, मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो है अलग अलग कर देता हूँ, √5 का स्क्वायर अलग से, √3 का ऐसे अलग से, प्लस 3 का स्क्वायर अलग से, मल्टीप्लाई बाय ये 3 अलग से। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, √3 प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा ये वाला, और √3। अब ये 5 और ये 3 टोटल हो जाएंगे 8, नंबर ऐड कर देंगे, √3 एज इट इज। तो देखिए हमारे पास डी ऑप्शन 8 √3 है। आगे देखिए हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ किसका जी, 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 हो, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखिए दोनों एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो ये वाला फार्मूला स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 5, 9 माइनस 5 इज 4। तो 4 हमारे पास कौन सा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर। अब देखें 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। तो बेटा इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ना ऑर्डिनरी नंबर में, तो वो देखिए 10 की पावर 6 है ना। देख जैसा कि ये देखो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 है, तो पॉइंट ने आगे 6 नंबर क्रॉस करना है, इस तरह 6 नंबर। तो एक नंबर तो वो 2 को क्रॉस कर जाएगा, टोटल करने कितने 6, एक क्रॉस कर चुका है, 5 2 को क्रॉस कर चुका है, आगे 5 मजीद चाहिए ऐसे नंबर, 5, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर वाला कौन सा है हमारे पास, सी ऑप्शन है, जिसमें 5 जीरोज यूज हो रही हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। अब इसका रूल क्या होता था, पहला पहला नॉन जीरो नंबर लिखते थे जो कि 3 है, फौरन बाद पॉइंट, फिर बाकी बचे हुए नंबर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट लगा है यहाँ पर 3 के पास आके, तो नंबर एक क्रॉस हुआ, दूसरा क्रॉस हुआ, तीसरा और ये चौथा, 4 नंबर क्रॉस हुए, तो लेफ्ट से राइट आ रहा है तो -4 पावर बन जाएगी। चेक करें हमारे पास यहाँ पर ये सी में है ऑप्शन। आगे देखिए द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, इसकी जो कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है वो 10 होती है, याद रखना। आगे लॉग 100, आप सिंपल कैलकुलेटर उठाइएगा, लॉग लिखें और उसमें 100 लिखें, इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा इसका। इसी तरह आगे क्वेश्चन है कि जी लॉग, अगर लॉग आपके पास 2 की वैल्यू दी गई हो और लॉग 200 की वैल्यू क्या होगी, इसमें सिर्फ आप करेक्टर चेंज करोगे। अगर log 2 है तो उसका करेक्टर 0 है, log 200 है तो इसका करेक्टर 2 है। तो सारी वैल्यू सेम रहेगी, बस 2 0 की जगह 2 आ जाएगा। 0.3010 था ना,
अब आएगा 2.3010, तो इसका आंसर सी होगा हमारे पास। अगला देखें, लॉग ज़ीरो, कैलकुलेटर पे लॉग ज़ीरो करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। कोई भी आंसर मतलब सिंटैक्स एरर दे देगा कैलकुलेटर पे, तो इसका मतलब होता है अनडिफाइंड होना। अगला देखें जी एमसीक्यूज, लॉग 10,000, कैलकुलेटर पे आपने सिंपल लिखना है लॉग 10,000, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। आगे देखें जी कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट है, एक सेट के ये सेट दिया हुआ है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो देखें इसमें क्या हो रहा है कि जी सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, सारों के ऊपर वन है ना, वन है। नीचे देखें 357, ओवर के नीचे देखें ना 357, ये चलता जा रहा है। 357 का मतलब ये हुआ कि देखें कि अगर आप लिखो 2n+1, ऊपर तो वन चल रहा है ना, तो इसमें ये तरतीब चेक कीजिएगा, 1/2, की वैल्यू अगर वन पुट करें, वन पुट की प्लस वन पुट की, तो 1+1 क्या हुआ बेटा, नहीं नहीं इस तरह नहीं, 1/2n+1। अब चेक करें, अगर n की वैल्यू वन पुट की जाए तो क्या आंसर आएगा, 1/2, वन ज़ा टू प्लस वन थ्री, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1/3। इसी तरह 1/2n+1 ये रखें तो 1/2, यहाँ पर जो n था, ये n की जगह पहले वन पुट किया था, अब क्या पुट करेंगे, टू, तो क्या आ जाएगा, टू टू ज़र फोर प्लस वन फाइव, तो 1/5। तो ये तरतीब चलेगी। तो जहाँ पर देखें n जोन सा है, x बिलोंग्स टू x सच दैट x इक्वल टू 1/2n+1, और n जोन सा है वो होल नंबर है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हमारी पहली वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है। तो इसका ऑप्शन बी होगा हमारे पास। आगे देखें कि जी हमारे पास अगर इफ़ ए इज़ एम्प्टी सेट पावर ऑफ ए, तो पावर ऑफ ए भी हमारे पास क्या होंगे, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन होगा हमारे पास। आगे देखें कि अगर यू का सेट दिया हो 1 से 5 तक, ए दिया हो 1 2 3 और बी दिया होगा 3 4 5, तो यू माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यू का सेट देखें, यू का सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 है। माइनस करें, ये ब्रैकेट डालें, ए का सेट लिखें, ए का सेट है आपके पास 1 2 3, और फिर इंटरसेक्शन बी का सेट लिखें, बी का सेट है 3 4 5, तो ये ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब पहली वाली तो वैल्यू एज इट इज आ गई ना, 1 2 3 4 5। अब ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, कॉमन, कॉमन कौन है, सिर्फ और सिर्फ थ्री कॉमन है, तो थ्री सेट आ गया। अब ए माइनस मतलब पहले सेट में से दूसरे इसको माइनस करना है, तो इसका मतलब होता है पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखो जो दूसरे में ना हो। तीन को छोड़ के ना हमने सारे लिखने हैं, 1 2 4 5। चेक करें कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारे पास ए पर है, 1 2 4 5। आगे देखें, अगर ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट, देन एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमारे पास ये फार्मूला है, याद रखना, नीचे लास्ट में डी ऑप्शन, ए एन माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी होगा। जब भी माइनस होगा ना तो इंटरसेक्शन बी, ये याद रखना अपना। आगे देखिए, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन एन बी माइनस ए इज इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन हमारे पास लास्ट में माइनस है ना, तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा एन बी माइनस एन ए। आगे देखें, अगर हमारे पास दिया होगा ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50 है, एन ए 30 है, एन बी 35 है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, यह हमारे पास देखें, 50 में से 30 को निकाल दें, तो हम 50 में से आपने निकालना है 35 को, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 15, तो इसका ऑप्शन बी होगा। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x+36, तो 12x+36, इसमें कॉमन लें 12 को, तो x+3 बचता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, इसका ए ऑप्शन आएगा। आगे देखें, द फैक्टर्स ऑफ 4x² - 12x + 9, बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
अब इसका रूल क्या होता था, लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता था विद साइन। तो प्लस 9 4 36 एक्स स्क्र। अब कोई दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 36 बने, और उन दो नंबर को प्लस करें तो हमारे पास 12 बने। तो वो हमारे पास बनता है, सोचें, 6 6 36। तो 6 और 6 ये आ गया। अब बारी आ गई साइन लगाने की। अब माइनस का 12 है, तो यहाँ हमें ऐड भी करना है लेकिन साइन माइनस का रहे, तो दोनों साइड पे हम माइनस लगा देते हैं। तो 4 एक्स स्क्र -6 एक्स ये स्क्र नहीं है, प्लस का 9। अब यहाँ पे 2 एक्स कॉमन आ गया, तो 2 एक्स - 3। यहाँ पर -3 कॉमन ले लिया, तो 2 एक्स। जब माइनस कॉमन लिया हो तो अगला साइन चेंज हो जाता है, -3। अब 2 एक्स - 3 अगेन कॉमन आ गए, तो पीछे क्या बचेगा, 2 एक्स - 3। तो 2 एक्स - 3 का होल स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखें जी, HCF लेना है A³ B³ एंड AB² का। तो हमारे पास इसका HCF आएगा AB²। देखें जैसे कि A³ B³, अगर इसको देखें तो इसमें 3A है हमारे पास और 3B है हमारे पास, ठीक है। अगर AB² को देखें तो इसमें एक A है और दो B है। तो कॉमन कौन आया है, ये एक A कॉमन आया। तो HCF में हमारे पास क्या आ गया, A आ गया, और ये वाले जो दो B कॉमन थे तो B²। तो AB² हमारे पास इसका ऑप्शन होगा B वाला, ठीक है। आगे देखिए, एलसीएम लेना है अब 16 एक्स स्क्र का, 4 एक्स और 30 XY। एलसीएम लेने हैं। पहले तो फैक्टर बना लें। 16 के फैक्टर कैसे बनते हैं बेटा, 4 4 16 है। तो आप मज़ीद इसको तोड़ लो। 16 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 16 होता है, और 2 एक्स आ गया हमारे पास। 2 × 2 और साथ एक एक्स आ गया। 30 के बनाओ फैक्टर, तो 30 में 2 15 ज़ार होता है, फिर 3 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 3 5 एक्स और वाई, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, एलसीएम के अंदर हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों का प्रोडक्ट लेते होते हैं। तो पहले हम कॉमन लिख लेते होते हैं। एलसीएम क्या होता है हमारे पास, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ठीक है। अब कॉमन तो हमारे पास एक नंबर हो गया, ये वाला 2। ये आ गया हमारे पास एक कॉमन 2। और उसमें देखें ये एक एक्स हमारे पास ये कॉमन है ना, ये एक्स लिखते हैं, कॉमन लिख लिए। अब मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, नॉन कॉमन में ये टू और ये टू, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। एक तो ये आ गया, पहले नंबर लिख लेते हैं। फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 5 ज़ार 15 ये आ गया। अब यहाँ पर एक x बचा हुआ है और यहाँ पर एक y, 7 x और y। अब ऐसा करो, इन सारे नंबर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इन सारे नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 15 2 ज़ार 30 हुआ, 30 2 ज़ार 60 हुआ, 60 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 240 होता है, 7 XY। तो 240 x कितने आगे बेटा, एक ये रहा x और एक ये रहा x हो गया। तो 240 x² और y, तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। आगे देखें कि जी, कहता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ टू पोलिनोमियल। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल होता है ये, ठीक है। आगे चलें जी, एलसीएम ऑफ a - b का होल स्क्वायर और a - b⁴। तो इसका एलसीएम हमारे पास a - b⁴ ही आएगा, ठीक है। हाँ, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। जब क्यूबिक आ जाए तो इसका मतलब 3 की बात हो रही है, क्यूब 3 को बोलते हैं, तो इसका आंसर 3 होगा हमारे पास। द वन ऑफ द फैक्टर x³ -27। अब x³ -27 है बेटा, तो x³ -27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम इसका फार्मूला अगर खोलें तो x - 3 x² प्लस 3x + 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास
इसका फार्मूला खुल जाता है। अब वो पूछता है कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27, ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो इनमें बताएं कि कौन से फैक्टर हैं। अब एक्स माइनस थ्री, पहला पहला ये ऑप्शन एम सी ऑप्शन देखो ना, तो एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर है, लेकिन एक्स प्लस थ्री नहीं है। सी वाला देखें, एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, तो ये भी नहीं इसका ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए होगा, एक्स माइनस थ्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब फैक्टराइजेशन करनी है, उसने आपको क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो फैक्टराइजेशन का मतलब बेटा ये ना हमारा एक फार्मूला की ओपन फॉर्म है। जब इसको हम क्लोज करेंगे ना, तो ये देखें ना, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, वन को वन लिखो या वन का क्यूब लिख दो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो ये फार्मूला हो रहा है, ये जो पहली वैल्यू है ना एक्स, ये लास्ट वाली वैल्यू कौन थी, वन, इसका होल क्यूब क्लोज हो रहा है ये। ठीक है, तो एक्स प्लस वन का होल क्यूब बंद हो, पहला पहला ये ऑप्शन है इसका। आगे देखें, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ऐसी वैल्यू देखो जिसमें इक्वेशन, पहले तो जब भी इक्वेशन का वर्ड यूज हो तो इसका मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए, तो पहले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना। नीचे वाले दो में देखो क्या था कि लीनियर इक्वेशन, एक्स की पावर जिसमें वन होना, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, तो वो हमारे पास सिर्फ तीसरा ऑप्शन बनता है, सी वाला, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, ये लीनियर इक्वेशन है। सोल्यूशन ऑफ फाइव एक्स माइनस टेन इक्वल टू टेन, इसमें एक्स की जब भी सोल्यूशन की बात हो तो एक्स का आंसर निकालते होते हैं। तो फाइव एक्स इज इक्वल टू टेन, ये प्लस का टेन उधर जा, माइनस का टेन उधर जाके प्लस का टेन हो जाएगा, टेन प्लस टेन ट्वेंटी। अब फाइव इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वेंटी के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू फोर। तो फोर ऑप्शन होगा हमारे पास सी वाला। आगे देखें, अगर कहते हैं कि जी फोर एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस फोर लेस देन है सिक्स एक्स प्लस सिक्स के, देन एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो कि जो सेवन एक्स प्लस फोर, सिक्स एक्स प्लस सिक्स से सेवन एक्स, सिक्स एक्स इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये सिक्स और ये प्लस का फोर उधर जाके माइनस का फोर हो जाएगा, तो एक्स, सेवन एक्स में से सिक्स एक्स चले गए तो एक्स बचा, लेस देन सिक्स में से फोर चले गए तो टू बचा। तो अब है बात है ये वाली कि एक्स में जो आंसर आ रहा है वो टू आ रहा है, लेकिन इसका जो ऑप्शन बनेगा, देखिए एक्स छोटा है किससे, टू से, इसका मतलब है टू इज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर। टू के बाद तो कोई बड़ा नंबर नहीं है ना, तो टू के साथ कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन है। तो टू हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है, एक तो ये हो गया पॉजिटिव। इससे अब छोटे नंबर होंगे, टू के बाद कौन होगा, वन होगा, वन के बाद कौन होगा, माइनस वन होगा, इसी तरह माइनस टू होगा, चलता जाएगा ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन सी वाला इसका ऑप्शन बनेगा। आगे देखें कि हमारे पास द वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इन टू, जो वर्टिकल लाइन है ना, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, तो वो प्लेन को टू हाफ्स प्लेन में तकसीम कर देता है। तो दो आधी मस्तवियाँ मसावातें मसावतों में तकसीम कर देता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, टू हाफ प्लेन्स। आगे देखिए, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वलिटी इज कॉल्ड, ऐसी इक्वेशन यकदर्जी गैर मसावत से बनने वाली मसावत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एसोसिएटिव इक्वेशन। आगे देखें, थ्री एक्स प्लस फोर इज लेस देन जीरो। अब इसका मतलब जीरो इज द पॉजिटिव हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो थ्री एक्स प्लस फोर इज लेस देन जीरो है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास इनइक्वलिटी होगा। जारी बात है, इसमें लेस देन इक्वल ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, नॉन इक्वलिटी, आइडेंटिटी, तो इक्वलिटी तो है ही नहीं ना, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो ये इनइक्वलिटी है, गैर मसावत है। ठीक है, आगे देखें, जीरो जीरो इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। जीरो जीरो कौन सी गैर मसावत का सोल्यूशन है, वो जिसमें नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव वैल्यू माइनस टू एक्स आ रहा है, तो ये हमारे पास है सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन हमारे पास माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन जीरो होगा। आगे देखें, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टू, आपने ना सिंपल कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा कर ना टेन लिखना है और उसके आगे टू लिख देना है।
तो जो कैलकुलेटर में आंसर आएगा वो 1.11 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह की कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी जिसमें एक एंगल जो सा है वो 90 का बनता होगा। द हाइपोटेनियस इज 13, 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, तो हाइपोटेनियस 13 है। एंड द एंगल, वन ऑफ द एंगल इज 30, फर्स्ट करो ये एंगल इसका कौन सा है, 30 है। द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स इज, तो अब बता दें कि इसके अपोजिट साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी। द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज, तो इसमें जो लेंथ होगी वो अपना देखो अगर ये वाला एंगल है ना तो ये हमारे पास होगी बेस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखें आपको ये एंगल पता है, तो अपोजिट साइड ये वाली है इसकी, तो आपने क्या करना है, आप टेन का फार्मूला यूज़ कर लो जिसमें, या कॉस का फार्मूला यूज़ कर लो, कॉस थीटा, कोई भी फार्मूला यूज़ करके उसमें 30, थीटा की जगह 30 लिखोगे। और जो हाइपोटेनियस है, देखो ना, कॉस क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। अब देखें कि आपको थीटा लगाना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये थीटा, अब यहाँ पे जो अगर कॉस यूज़ करोगे तो आएगा कॉस 30 इज इक्वल टू, बेस तो पता ही नहीं है, कॉस वाला तो सच यूज़ ही नहीं कर सकते ना क्योंकि बेस तो पता ही नहीं है, साइन वाला यूज़ करेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूस कौन है, 13 है। ठीक है, तो आप 13 को यहीं कॉस साइन 30 की वैल्यू लो, उसके साथ 13 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 6.5। आगे चलें जी, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, ये फार्मूला है बेटा आपके पास, ये 1 के इक्वल होता है। आगे देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा की वैल्यू, थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन कॉस स्केयर थीटा, तो इसका ऑप्शन देखो ना, अगर साइन थीटा आपके पास 3/5 है तो थीटा की वैल्यू पहले निकालो, थीटा आप निकालोगे ना जिस टाइम, तो साइन इनवर्स 3/5 कर दोगे। ठीक है, फिर वहाँ पे कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आपको तो थीटा निकाल चुके होंगे, कॉस स्केयर थीटा की जगह पर वो वैल्यू लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16/25। आगे देखें, 292.5 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप देखो 292.5 है, इसको 180 और पाई से जब मल्टीप्लाई करोगे ना कैलकुलेटर पे, तो वो आपको डायरेक्ट सॉल्व करके ओवर में आंसर देगा। वो ओवर में देगा या इस तरह दे देगा, 1.625 पाई रेडियन, तो ये ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, डी वाला ऑप्शन होगा। अब कुछ फार्मूलाज है, वाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल वैलिड आइडेंटिटी, कि जी कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बेटा देखें, जहाँ पर भी पाई बाय 2 हो ना वो उसको चेंज करता है साइन में, कॉज होगा वो चेंज हो जाएगा साइन में, पाई बाय 2 का मतलब है 19, 90 क्या करता है, फंक्शन को चेंज करता है, कॉज को किस में चेंज करेगा, साइन में। अब नीचे वाले जो तीन ऑप्शन है उसमें देखो, कॉज हमेशा किस में चेंज होना, साइन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन में चेंज नहीं हो रहा, तो पहला पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा क्योंकि कॉस 90 कॉज को साइन में चेंज कर देता होता है। आगे देखें, साइन 60, कैलकुलेटर पे साइन 60 का आंसर निकालेंगे, कैलकुलेटर पे साइन 60 लिखकर इक्वल दबाएंगे ना, तो आपके पास √3/2 लास्ट वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आएगा। आगे देखें, अगर साइन स्केयर कॉस पाए और सॉरी कॉस स्केयर 100 पाए, साइन स्केयर 100 पाए किसके इक्वल होता है, बेटा ये फार्मूला है, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा प्लस हो तो वो 1 के इक्वल होता है हमेशा, चाहे वो 100 पाए लगाए, 1000 पाए लगाए, कुछ भी ना लगाए, खाली थीटा लगा दे, आपने सिर्फ नज़र डालनी है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा पे, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। आगे देखें, 5 पाई/24 रेडियन, तो आपने सिंपल 5 पाई/24 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई से, पाई पाई से कट जाएगा,
185 से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर होगा 24 डिवाइड कर दें उसके ऊपर, तो आपके पास ऑप्शन आएगा 37.5, बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल होती हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। आगे देखें, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस इज, अगर उनका प्रोडक्ट जो है टू लाइंस का वो -1 है, तो वो हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होती है। क्या होंगी बेटा? वो परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन होगा आपके पास। आगे देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट है पी के नाम से, ए 1 और 2 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और जैसे कि ये पी पॉइंट है उसकी वैल्यू 1 और 2 है, ये इसके कोऑर्डिनेट का मतलब पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y। इसी तरह एक क्यू पॉइंट है जिसकी वैल्यू 4 एंड 6 है, ये 4 और 6 कोऑर्डिनेट है, पहला x दूसरा y। अब इनके दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जो पी क्यू है ना, पी क्यू का डिस्टेंस वो इक्वल होता है, ये अंडर रूट डाल के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले वाले पॉइंट को 1 1 का नाम दे दो, इसको 2 2 का नाम दे दो। तो इसी तरह जब इसको फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो अब 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर हो गया, 6 - 2 इज 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 हमारे पास क्या आ गया? 25, 25 का स्क्वायर रूट लो तो 5 आंसर आता है। तो ए ऑप्शन होगा इसका बेटा हमारे पास, ठीक है। आगे देखें जी, हमारे पास है द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब मिड पॉइंट का फार्मूला x = x1 + x2/2 होता है। अगर y निकालना हो तो y1 + y2/2 होता है। अब आपको पता है दो पॉइंट्स दिए हुए, -2 और 6, इन दोनों को ऐड करो तो 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आंसर आता है। अब 4 - 2, 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1। तो बी ऑप्शन होगा 2 एंड 1 का। द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट है 1 2 का और 4 5 का, दो पॉइंट है, एक लाइन पास करती है इन पॉइंट से, तो वो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो y = x + 1 बनती है। ये याद रखना है आपने। आगे देखें, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फ्रॉम, लाइन स्लोप की जो इक्वेशन है वो सेकंड वाली है, y - y1 = mx - x1। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास 2x + 3y - 6 = 0, द स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम इज। अब जब स्लोप इंटरसेप्ट है ना बेटा, इसमें ना आपने बनाना होता है एक इक्वेशन, याद रखना, y = mx + c, ये फॉर्म बनानी होती है। तो अब इक्वेशन क्या थी? 2x + 3y - 6 = 0। तो 3y को यहीं रखो, 2x को पहले शिफ्ट करो, उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, फिर इस 6 को शिफ्ट करो, प्लस का 6 हो जाएगा। अब y को यहीं रखो, -2x + 6 के नीचे 3 मल्टीप्लायर था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अलग अलग कर दो, -2x/3 अलग से कर दो, +6/3 अलग से कर दो। तो y = -2x/3 प्लस कटिंग कर दो, तो 2 आंसर आ जाएगा। अब ये देखें कहाँ पे बन रही है हमारे पास फॉर्म, मेरा ख्याल ये ए ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। आगे देखें, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज नॉर्मल फ्रॉम इज, नॉर्मल फॉर्म इज। तो ये इक्वेशन मेरा बेटा याद रखना, जब भी नॉर्मल की बात हो तो ये जो साइन कॉज वाली है ना, ये वाली वैल्यू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, नॉर्मल के लिए ये यूज़ की जाती है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन इसका डी हो गया। आगे देखें, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम इज रिटन एज। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये वही जो मैंने अभी किया, y = mx + c, तो ये ऑप्शन होगा इसका। आगे देखें, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, जब भी सिमेट्रिक फॉर्म की बात होगी तो आप ये इक्वेशन लिखोगे, x - x1/cos अल्फा इक्वल होगा y - y1/sin अल्फा = r के। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म की फार्मूला है इक्वेशन का।
तो इसका सी ऑप्शन होगा। आगे देखें, इफ टू पोलिनोमियल्स आर पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, अगर दो पॉलीगॉन्स, दो शेप सिमिलर हैं, तो देयर क्रॉसपेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमेशा उनके मुतनाजरा जो उनसे जाविये हैं ना वो बराबर होते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए होगा। आगे देखें, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन। बेटा रेशो दो सिमिलर पॉलीगॉन की ना हमेशा ही होती है, इसमें क्या, और सेकंड वाला ऑप्शन होता है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपेंडिंग साइड्स। आगे देखें जी, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज 125 एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब, द रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपेंडिंग, तो आपने इसमें वो फार्मूला लगाना, वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाओगे, तो इसका ऑप्शन हमारे पास 5:3 बनेगा। 125/27 है ना, तो क्यूब ले लेंगे बोथ साइड पे, तो 5/3, 5:3 ऑप्शन बनेगा बी वाला आंसर। आगे देखें, इफ पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया, एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया 64 सेंटीमीटर क्यूब, एंड सिमिलर पैरेललोग्राम, एक और पैरेललोग्राम है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर क्यूब है। If a side of smaller polygon is 8 centimeter, the corresponding side of the larger polygon, तो ये वो L वाला फार्मूला है, रेशो निकाल लेंगे आप लोग। तो जिस मिसाल के तौर पर आप लोग करते हो कि जी एरिया की बात करें, तो एरिया 1/एरिया 2 रेशो होगी L1/L2 के। तो एरिया 1 आपके पास क्या है बेटा, 144 है फर्ज करो, बड़े वाले का लिख लेता हूँ ऊपर, नीचे लिख लेता हूँ 64। अच्छा, इफ द वन स्मॉलर जो सा है उसका पैरेललोग्राम जो स्मॉलर है, नहीं, हम ना सीधा सीधा लिखते हैं, पहले स्मॉलर लिखा हुआ तो हम पहले स्मॉलर को लिख लेते हैं। 64 एरिया स्मॉलर का, लार्जर का 144, फिर स्मॉलर का जो साइड है वो 8 है, लार्जर की फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 144 × 8 और 64 × 64 एक्स इक्वल टू 144 × 8। अब एक्स को यहीं रखो, 144 × 8 पर लाके 64 को डिवाइड कर दो, 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64 हो गया। अब फिर कटिंग करें तो 8 की कटिंग होती है, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 6 बचा, 64 बन गया, फिर 8 8 ज़ार 64। तो इसका ऑप्शन हमारे पास 18 सी वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, आगे देखें हमारे पास कि अगर x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करना हो, तो x इज इक्वल टू 5 है, तो ये x है बेटा। तो यहाँ पर ये फर्ज करो 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन है x इक्वल टू 5। तो अब बताओ कि ये क्या होगा, ये हमेशा एक्स लाइन ये पैरेलल है टू वाई एक्सिस की, ये देखें ना, ये x इज इक्वल टू 5 है, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन देखें और ये वाली लाइन देखें, इन दोनों लाइन को देखें, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, तो डी ऑप्शन होगा इसका। स्लोप ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू 5x + 3 इज, अब स्लोप जो सा ना x के साथ वाली वैल्यू स्लोप कहलाती है। तो ये जो अगर लिखा हो ना y इज इक्वल टू 5x + 3, तो x के साथ ये वाली जो वैल्यू होती है इसको स्लोप कहते होते हैं, m कहते होते हैं। तो इसका आंसर 5 होगा, सी ऑप्शन होगा। आगे देखें, y इज इक्वल टू -2x - 1 है, तो y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x - 1, तो इसका ऑप्शन हमारे पास -1 ही होगा। आगे, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x³ कट्स द x एक्सिस एट, तो ये ना x की वैल्यू 2 पर एक दूसरे को कट करेंगे। अगर x की वैल्यू 2 पुट कर रही है, तो y का जो आंसर आएगा, जो पॉइंट बनेगा ना, उस पर ये एक दूसरे को कट करेंगे, तो इसका आंसर डी होगा। आगे देखें, द ग्राफ ऑफ 3x रिप्रेजेंट, अब जो 3 की पावर x अगर हो
तो इसका जब ग्राफ बनेगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करेगा, डिके को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। आगे देखें, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर प्लस 5। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो राइट साइड पे बनेगा, नेगेटिव है ना, तो राइट साइड पे बनेगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या बन रहा है, डी। ठीक है, राइट साइड। आगे y इज इक्वल टू 5 पावर x इज अ फंक्शन ऑफ, देखो 5 के ऊपर पावर, पावर में वेरिएबल आ रहा है ना, 5 के ऊपर जो x है पावर में वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, कुव्वत नुमाई। ठीक है, आगे देखें, रेसिप्रोकल फंक्शन इज, अब रेसिप्रोकल फंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें वेरिएबल ओवर के नीचे आ रहा हो। तो y इज इक्वल टू 2/x जो सा वो रेसिप्रोकल फंक्शन है, बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 9 है। अब जब एक्स स्क्र माइनस 9 है तो ये अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ ये ग्राफ मूव करेगा, तो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, द अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द सम ऑफ मैयर ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन मैयर ऑफ, अगर दो साइड्स को जमा किया जाए तो उसका आंसर हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, ग्रेटर देन, बी ऑप्शन होगा इसका। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीन साइडें बराबर होती हैं, तो यहाँ पर लिखा, कहाँ लिखा हुआ है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी आइसोसेलेस, कैन बी राइट एंगल, इक्विलेटरल राइट तो हो ही नहीं सकती, ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकती, 550 के एंगल भी नहीं हो सकते, तो इसका ऑप्शन ए होगा, कैन बी आइसोसेलेस। आगे देखें, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90 देन द ट्रायंगल इज, तो वो अगर लेस देन 90 हो, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, बेटा यहाँ याद रखना दो एंगल्स की बात हो रही है, सिंगल होता फिर तो हम कह देते एक्यूट है, यहाँ पे वो टू के एंगल्स की बात कर रहे हैं, जब टू की बात करें तो वो एब्ट्यूस एंगल होगा, सी ऑप्शन होगा। आगे, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, इसको मीडियन कहते हैं, मीडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ए ऑप्शन होगा इसका। विच डाटा टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, वो कौन सा डाटा होता है जिसमें कुछ मखसूस वैल्यू डालते हैं, उसको डिस्क्रीट गैर मुसलसल मवाद कहते हैं, डिस्क्रीट, बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज, मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क कहते हैं, जमात, जमाती निशान। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा ये। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग, अब वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम, इसको हम इज आल्सो ड्रॉन, हिस्टोग्राम होता है, ये ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है, माइनस करते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को अगर माइनस कर दें तो वो रेंज कहलाता है, डी ऑप्शन होगा। आगे देखें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा, सी ऑप्शन हो गया इसका। इफ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड एक्स इज 7.5, मीन का मतलब 5 + 7 + 8 + 9 + x, और मीन उसका है क्या, 7.5, मतलब एक्स बार जो है ना, क्या होता था, σx/n है ना। अब देखो, यहाँ जो एक्स बार की वैल्यू उसने 7.5 दे दी है, सिग्मा एक्स का मतलब 5 + 7 + 8 + 9 + x है, डिवाइडेड बाय एन, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड, 5 टोटल नंबर्स हैं। अब 5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 8 9 7 5 को प्लस करो, तो उस साइड पे जाके माइनस कर दो, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, तो वो हमारे पास आएगा 8.5, सी ऑप्शन। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन, अब जो डाटा दिया गया है ना, इसमें देखें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो, तो मुझे तो इसमें कोई भी नहीं लग रही रिपीट हो रही हो,
तो इसको हम बोलेंगे देयर इज नो मॉड, कोई आधा नहीं है इसमें, डी ऑप्शन होगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। अब देखिए आपको डाटा कितना दिया हुआ है, एक 110, 125, 122, 130, 124, 27 और 120। तो मेरे बेटा जब भी मीडियन निकालना हो ना, तो सबसे पहले डाटा को अरेंज किया जाता है। तो अरेंज करने में सबसे छोटी वैल्यू लिखवाएं, कौन सी है, 120 है। उसके बाद 122 है। उसके बाद 124 है। 124 के बाद 125, 125 के बाद 127। सही लिख रहा हूँ ना, 127 हो गए यार। सबसे छोटी 110 है, सबसे पहले आ जाएगी 110। 110 के बाद 120, 120 से 22, 22 के बाद 24, फिर 25, फिर 27, 27 के बाद 130 सबसे लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल नंबर तो हो गए 7। फार्मूला होता है ऑड मीडियन के लिए 1/2, अगर ऑड नंबर हो तो n/2 th प्लस n+2/2 th। अब n आपके पास क्या निकला था, n निकला है 7/2 th प्लस 7+2/2, 7+2/2 th, ठीक है बेटा। ये तो नहीं, गलत कर रहे हैं। ऑड के लिए सब फार्मूला होता था n+1/2। तो 7+1/2 मतलब 8/2। 8/2 का मतलब 4। चौथी वैल्यू देखो कौन सी है, चौथी वैल्यू है 124। तो इसका मीडियन होगा 124। आगे देखिए हमारे पास इन द डाटा, इन अ डाटा ऑफ वैल्यू या ऑब्जर्वेशन विच अपियर्स और अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होने वाला डाटा हो उसको हम मॉड कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड इज कॉल्ड, उसको बेटा हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं, बी ऑप्शन। Which one tell us how often a specific event occur relative to the total number of frequency event or trial? हमें किस से मालूम होता है कि एक मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार आता है? तो वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से, निस्बती तादाद से पता चलता है। सी ऑप्शन होगा। Estimated probability of an event occurring is also known as, ये एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नोन एज, किसी वाक्य की वकूफ़ पज़ीर होने का मतवक्के एहतमाल इस तरह भी जाना जाता है, वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से, ए ऑप्शन। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, सी ऑप्शन। एन इवेंट विच विल probably occur, it has greater chance टू अकर इज कॉल्ड, इसका लाइकली इवेंट कहलाते हैं, मुमकिन वाक़या। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइस इज रोल्ड। बेटा जब 4 डाइस को रोल किया जाएगा तो हम, जाहिर बात है, डाइस में टोटल ऑप्शन कितने होते हैं, 6। तो 4 डाइस हैं, तो 6 की पावर 4 ले लेंगे तो वो हमारे पास तो कुल तादाद आ जाएगी सैंपल स्पेस की। तो इसका आंसर हमारे पास सी होगा। आगे देखें, वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, जब हम एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं, देन विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू आने के चांस क्या होते हैं, वो 1/36। देखो दो दाने आपने लूडो के फेंके, दोनों दानों पे दो दो आ जाए, एक दाने पे भी 2 नंबर आ जाए, दूसरे दाने पे भी 2 नंबर आ जाए, तो ये बताओ अब क्या होगा। टोटल 6 सैंपल स्पेस एक दाने की, 6 सैंपल स्पेस एक दाने की, तो टोटल होगी सैंपल स्पेस 36। तो एक चांस ऐसा आएगा जिसमें दो 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 दोनों दानों पे हो, तो 1/36 की प्रोबेबिलिटी बनती है, डी ऑप्शन होगा।
A card is chosen from a packet of 52 play cards. Find the probability of getting no jack or king. जब जैक निकल जाए, किंग निकल जाए, तो हमारे पास दो रह जाएंगे ना, तो तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 11/52। 11/52 बी ऑप्शन। ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड। सैंपल स्पेस का जो हर रुकन है उसको क्या बोलते हैं? हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन होगा। तो ये बेटा हमारे एमसीक्यूज थे आज के 93। ये सारी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे। अच्छे से इनको याद कर लें, इंशाल्लाह 10+ मार्क्स होंगे आप लोगों के। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।